in association with Kuku FM. नेता नगरी के सेगमेंट में हम बात करेंगे क्या हाल है यूपी, जो हमारी नई नवेली कवरेज शुरू हुई है यूपी के ग्राउंड रिपोर्ट्स की एक सीरीज, जिसके लिए सौरभ आप निकले हुए हैं, आपके साथ में गौरव है, आयुष हैं, जेरी हैं, अमितेश है, पूरा परिवार लेके आप चल रहे हैं और आपके 3 जिले भी पूरे हो गए हैं, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत। हाँ जी भाई, मैं इस वक्त शामली में हूँ और ये मेरी हाजी भाई बोलने की ऐसी आदत हो गई है। हमारे कुछ मित्र बोलते हैं तो वैसे पिक हो गया कि मेरी पत्नी ने भी मुझे फोन किया, कुछ कुछ अच्छा ऐसा हो गया वैसे। मैंने कहा हाँ जी भाई ठीक है, तो बोले अच्छा जी ठीक है, मैं समझ में आ गया कि आप अपने फील्ड वाले जोन में हैं। खैर, तो मैं 3 जिले कर चुका हूँ, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत, और अब मैं शामली में हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया। हाँ, हम देखते चल रहे हैं आपकी सारी कवरेज जो ललन टॉप यूपी में हमारे साथ सभी दर्शकों के लिए अवेलेबल है। कुछ वीडियोस हम लोग हमारा जो मेन चैनल है ललन टॉप उस पे भी डाल रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। तो लेकिन हमारे एक मैं इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि लल्लन टॉप यूपी हमने जो एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वहां पे आपको बिल्कुल पेवर कवरेज मिलेगी। मतलब लल्लन टॉप पे आपको वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो दिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैमरे के आगे जब ये बात कही जा रही थी तो कैमरे के पीछे क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं खजूरी नाम के गांव में गया, हस्तिनापुर के, तो वहां पे मुझे एक लड़का मिला, मोहम्मद। खूब इधर उधर की बातें, जी नशा नहीं करना चाहिए, खुद को गुटखा दबाए हुए था, और मेरे को तो प्रधानमंत्री बनना है, मैं ये कर दूंगा, लड़कियों को काम पे नहीं जाना चाहिए, वो देखिए मुकदमा लगा देती हैं, लखनऊ के प्रकरण का उदाहरण देते हुए सब चीजें। फिर और लोगों से बात करने लगा तो फिर पीछे से गांव के जो कुछ रसूखदार लोग थे उन्होंने उसको डांटा, और मेरी अभी बातचीत चल रही है तो ऑब्वियसली मैं नहीं देख पाया। तो वो जब मैं वीडियो खत्म कर रहा था, क्लोजिंग रिमार्क दे रहा था, तो आज में आया, बोला जी हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी गुटखा नहीं खाएंगे। तो वो माइक पे आके बोला, ये मुझे बाद में जो अभिषेक थे हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो उन्होंने बताया कि अरे जब आप बात कर रहे थे तब उस लड़के को होंका जा रहा था वर्बली कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, और हम लोग रूम में जब वापस आते हैं तब डिस्कस भी करते हैं। सिद्धांत, यूपी के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पे अलग अलग किस्म के उद्योग हैं, हुनर हैं, उस पर एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, और हम लोग पॉलिटिकल कवरेज के लिए निकले हुए हैं। तो हम लोग रूम में आते हैं तो किसने क्या देखा, क्या हुआ, और बहुत सारे लोगों से ऑफ कैमरा भी बात होती है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे नेता हों अलग अलग राजनीतिक दलों के। मतलब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कैमरे पे आना चाहे। तो वो उस बातचीत का क्या लबुलुआब निकलता है, ये भी लल्लन टॉप यूपी पर हम लोग रोजाना बताते हैं। ठीक है, वो तो आप वहाँ बता रहे हैं और हम देख रहे हैं। सौरभ, फिलहाल जो 3 जिलों की लिस्ट है, वेस्ट यूपी के जिले हैं और जाट बेल्ट कहे जाते हैं, और फिलहाल ये शब्द पिछले 1-1.5 साल में जब से किसान आंदोलन चल रहा है थोड़ा सा लोडेड शब्द हो गया है। और उससे पहले जाएंगे तो जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब इसमें एक वजन निकल कर सामने आता है और उसको लेकर के अलग अलग तरीके से बात होती रहती है। आपकी जाटों से भी बात हुई होगी, आपके जो अन्य घटक हैं समाज के यूपी के, उनसे भी बात हुई होगी, क्या माहौल नजर आ रहा है? निखिल, मैं एक गांव में था, बावली नाम है गांव का, और प्रशासनिक भाषा में उसे बवाली गांव कहा जाता है। बड़ा गांव है ना। देशवाल यहाँ की एक बड़ी खाप है, तोमर खाप है, उसकी चौधर भी है 24 गांवों की। तो निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वहां पे रिकॉर्ड हो गया, फिर बोले जी चाय पियो, सब बातचीत हो गई। मैंने कहा ताऊ मैं चाय तो नहीं पीऊंगा, मैं तो दूध पीऊंगा। तो दूध आ रहा था, तो एक ताऊ आए बुजुर्ग से, मस्ट बी इन हिज 70s। बोले देखो जी ये सब जो है ये अखिलेश यादव का किया धरा है। जबकि वहां पे जितने भी लोग बैठे थे ज्यादातर वो लोक दल के समर्थक थे, और वो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह सबकी कस्में खा रहे थे। तो मैंने कहा ताऊ कैसे? अंदाजा तो लग गया। बोले जी 2013 में हुआ दंगा, है ना, और उस दंगे में इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, सीधे उन्होंने कहा, ठीक है। और बोले उससे सब हुआ। उसके बाद 17 और 19 की कैफियत ये ऐसी देती रही जैसे, जो बेसिकली एक डिवाइड है, अगर हम जाट कम्युनिटी की भी बात करें, जो बुजुर्ग हैं, है ना, जिन्होंने वो अपना भी रुतबा देखा है, अपने नेता का भी रुतबा देखा है इन लेट 60s 70s 80s, है ना। तो या जब चौधरी अजीत सिंह भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थे, केंद्र की अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, तो चूंकि ये उनके प्रभुत्व का इलाका है सबसे ज्यादा। जो छपरौली विधानसभा है 67 में बनी, उस विधानसभा से चौधरी चरण सिंह लगातार चुनाव लड़ते थे, और
उस विधानसभा से आज तक जब से वो बनी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकदल का कैंडिडेट हारा हो, इंक्लूडिंग 2017। हालांकि 17 में जो कैंडिडेट जीता वो 1-1.5 साल में 2 साल में क्रॉस वोटिंग का इल्जाम लगा और पार्टी छोड़ के चला गया। तो ये एक ऐसी हिस्ट्री रही है। तो वहां पे ऑब्वियस सी बातें थी कि जो डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट है यहाँ की, जाट, वन ऑफ द डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट, उनकी तो बहुत नाराजगी है। और वो ये भी बोले, जब हमने वो पूछा उनसे कि फिर क्यों हार गए, लोग 3 सवाल में उनसे जरूर पूछ रहा था कि लोकदल का असर क्यों कम हो रहा है, और अगर इतना सब रसूख था तो चौधरी अजीत सिंह लगातार 2 लोकसभा चुनाव क्यों हारे, 2014 और 19 के, और जयंत चौधरी भी हारे मथुरा से और फिर यहाँ से। तो इन सब वजहों पे तो हारे में तो कहते हैं कि जी हारे नहीं, हराया गया। तो वो ईवीएम थ्योरी दे देते हैं कि जी डिक्लेयर देर में हुआ, ऐसा वैसा। मैंने उनसे कहा भी कि जी ऑब्जर्वर होते हैं अलग अलग जगहों के, और बहुत फुल प्रूफ प्रोसेस रहता है काउंटिंग का लोकसभा की, तो वो मानने को ताऊ राजी नहीं थे। दूसरा जो बात हुई वो ये हुई कि जी नौजवान बहक गए थे, मतलब हमारे बिरादरी के नौजवान चले गए थे मोदी जी की तरफ, और उसकी वो कैफियत देते हैं कि साहब 15 लाख रुपए नौकरी, ऐसा वैसा, वो पूरा समझाया जाता है। और तीसरा, ये तो बड़ा ऑब्वियस है और यही की है एक्चुअली, जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हैं उनका जिक्र आता है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। मैं अपने साथियों से डिस्कस कर रहा था निखिल, कि मान लीजिए फर्ज करिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो ये बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, जाट वोट प्लस मुस्लिम वोट और थोड़ा बहुत इधर। लेकिन क्या पूरा का पूरा वो शिफ्ट होगा, है ना? क्योंकि होता ही है कि एक ऊपर का सेंटीमेंट है वो ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ जो लोक दल वाले वो तो जी हम तो चाहते हैं कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उनका सेंटीमेंट वहां तक जाता है कि जी देवेगौड़ा बन सकता है तो जयंत चौधरी क्यों नहीं बन सकते। तो वो एक डिवोशन अलग है, पर वहां पे भी एक थोड़ा बहुत स्प्लिट हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो नजर आई जब आप अन्य बिरादरियों से बात करते हैं, है ना, उसमें सब तरह की बिरादरी है, उसमें दलित समाज के लोग भी हैं, उसमें त्यागी भी हैं जो अपर कास्ट में माने जाते हैं, उसमें कश्यप समाज के लोग हैं जो ओबीसी में माने जाते हैं, लेकिन उनकी लगातार मांग है कि हमें एससी का दर्जा दिया जाए। तो आपको एक काउंटर पोलराइजेशन भी दिखता है। तो जहां न्यूमेरिकली जाट प्लस मुस्लिम डोमिनेंट है, वहां तो वो मजबूत स्थिति में है रालोद और सपा। और अगर इनके साथ जो अभी तक की अटकलें हैं कि आजाद समाज पार्टी आ जाती है, तब क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि आजाद समाज पार्टी का मीडिया में जितना हल्ला है वो सहारनपुर के बाहर उतना नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे आप मेरठ में, गाजियाबाद में नौजवानों में कुछ चर्चा है, ठीक है, लेकिन जो बसपा का एक कोर वोटर है वो बड़ा इंटैक्ट है अभी भी। तो बसपा अभी भी 8, हाँ बसपा अभी भी 8-10% का तो उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी है ना। ये जैसे आज ही मैं एक बुजुर्ग से बात कर रहा था, तो दूसरे ने पर्चे का जी जी इनसे बात करिए, और यहाँ पे हरिजन शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं बातचीत में कि, तो मैंने उनसे पूछा अच्छा कैसा काम, ये वो सब चीजें। तो फिर उन्होंने कहा वोट, तो बोले वोट तो हम मायावती जी को देंगे क्योंकि हमारी बिरादरी की बात है। तो जैसे वो जाट समाज में होता है ना जी, हमारे बिरादरी और हमारे दल, और उसको फिर एक कोटिंग की जाती है आइडियोलॉजिकल की, जी किसानों के हित की बात है। तो उस पर एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आई एक इब्राहिमपुर माजरा गांव वहां से कि जी ठीक है किसान, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हम क्या उनकी लड़ाई में शामिल हों। तो जो छोटी जोत के किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा वाले या मजदूर हैं, तो इसीलिए आप देखो कि भले ही ये किसान आंदोलन में ये दावा किया जा रहा हो अपनी मांगों को लेकर कि इसका बड़ा असर है, लेकिन वो वेस्टर्न यूपी में भी आपको बिल्कुल एक तरफा दिख रहा हो, वैसा नहीं है। यस, दे आर रिचार्ज्ड, दे आर वेरी मच इन फाइट, दे आर रेडी फॉर न्यूज पॉलिटिकल अलाइनमेंट, लेकिन क्या तस्वीर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है? वैसा नहीं दिखता, क्योंकि दूसरी गोलबंदियां भी हो रही हैं। और बसपा का मूव देखना होगा, क्योंकि पिछली दफा बसपा ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट दिया था और उससे भी कई जगह इक्वेशन गड़बड़ाई थी। तो अब जब मुस्लिम समाज के लोगों से हम बात कर रहे हैं, तब हमें दिख रहा है कि वो एक तरफा सपा की तरफ है इस बार मामला। मतलब
बहुत इट इज वेरी सेफ टू से दिस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्लिनिकल एविडेंस है। अब ये चीज बीजेपी को भी सूट करता है, ये नैरेटिव है ना कि खूब वोकली सब कहें। तो जो बीजेपी के कई नैरेटिव में से एक रहता है हिंदू वाला, वो भी रहता है। और एक चीज ये भी समझ में आई कि जो एक नेतृत्व परिवर्तन का शगुफा था, बात थी, सब कुछ था कि अच्छा अभी नहीं तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कोई नया मुख्यमंत्री आ सके। एक योगी आदित्यनाथ का अच्छा और बुरा, मतलब जो विरोधी हैं उनके मन में बुरा, दे विल ऑब्वियसली रिडिक्यूल एंड क्रिटिसाइज, लेकिन जो सपोर्टर है उनके मन में एक बड़ा कल्ट बिल्ड हो गया है इस 5 साल में। कई चीजें क्या होती है निखिल, जब हम लोग नोएडा के या दिल्ली के स्टूडियो से देखते हैं ना, या जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखते हैं, जब लिबरल वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं, तो हमें लगता है यार ये तो ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए, या ये तो बड़ा लूज रिमार्क है ना, या गैलरी को प्लीज करने वाला रिमार्क है। पर यहाँ पे वो दूसरे ढंग से पर्कुलेट होता है, दूसरे ढंग से वो नीचे तक आता है कि नहीं जी उन्होंने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो एक तो मेरी रीडिंग अभी तक की ये सामने आई है। दूसरा, गन्ना को लेके गन्ना यहाँ पे एक बड़ा मसला है ना, तो पूछने वाला और था इमोशनल। जी जी आप पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं आता हूँ उस पर। नहीं, अब बात तो निकल ही गई थी। मैं पूछता तो यही पूछता गन्ने को लेकर के, क्योंकि एफआरपी अभी कुछ दिन पहले घोषणा की मोदी सरकार ने कि वो देखिए बढ़ाएगी। एफआरपी पे तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो बहुत मामूली है, पर इस बात की पूरी संभावना है कि क्योंकि अभी देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार इलेक्शन मोड में है, इसीलिए एक सप्लीमेंट्री बजट भी आ गया है, फिर वो नौजवानों को टैबलेट वाला ऐलान भी कर दिया गया है। तो हर सबको कुछ ना कुछ, टीचरों के लिए, जो देखिए टीचर किसी भी राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी होते हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सबसे ज्यादा वही होते हैं, प्राइमरी के अध्यापक। तो उनके लिए डीए वगैरह का ऐलान कर दिया गया है ना। उसके बाद अभी देखिए किसान संवाद हुआ था, तो उसमें पूरा खुला संकेत दे दिया गया था कि साहब ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए क्योंकि 5 साल से बढ़ा नहीं है। तो अब वो 325 रुपए क्विंटल से बढ़ा के अब जैसे 35 रुपए बढ़ा दिया है पंजाब ने, तो वो भी एक दबाव है कि साहब वहां तो उतना मिल रहा है। तो बेल्ट तो पूरी यहीं तक आती है ना, एक किसानों वाली बेल्ट, जो मतलब प्रॉस्पेरस किसान वाली, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें भी देर सवेर ऐलान होगा। अब रही बात गन्ने का मूल्य मिलने की, तो प्रधानमंत्री ने सब जगह तो ये ऐलान किया था कि 14 दिन में मिलेगा, है ना। तो 14 दिन में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या उतना ही लेट मिलता है जितना पहले के वक्त में मिलता था? तो उसमें आंसर ये है कि नहीं, पहले के मुकाबले स्थितियां सुधरी हैं। अब इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप बात किससे कर रहे हो। अगर आप जो लोकदल के समर्थक हैं उनसे बात कर रहे हो, हाँ जी पता करो इतने महीने हो गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन जब आप नॉन सपोर्टर से बात करो तो होता है कि हाँ जी मतलब चीजें बेहतर हो गई हैं गन्ने के पेमेंट के मामले में, ये चीज बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट की जाती है। और इसमें एक बात ये भी है कि अब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, एक आदर्शवादी स्थिति कही जा सकती है, अगर एक भी नागरिक को सिस्टम के किसी भी प्रोसीजर से दिक्कत है तो वो राज्य का कंसर्न होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति। तो जो उनकी जेन्युइन शिकायतें उन पर तो खैर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। मैं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहा था, क्योंकि ये एक बड़ी दुरूह मेज है ना, कि ये गन्ना किसानों का हमेशा ही मसला रहा है। और ये यहां से नहीं है, मतलब वेस्टर्न यूपी, तराई के इलाके, फिर बिहार के इलाके, जहां जहां गन्ना है वहां पे ये कि ये जो चीनी मिलें हैं, ये क्यों चीनी मिल वाले कह रहे हैं साहब हम घाटे में हैं, किसान कह रहा है जी हमारा भुगतान नहीं है। 1.5-2 साल तक की ऐसी जोड़ी चलती है, कहीं बंद हो रही है, कहीं आश्वासन दिए जा रहे हैं कि साहब अगली बार आऊंगा तो आपके यहाँ की चीनी, ये सब चीजें चल रही हैं। तो एक तो आपको ये समझना होगा कि ये कैश क्रॉप है, ठीक है, और परंपरागत रूप से हो रही है, 3 महीने की मेहनत है, और बाकी टाइम आप फिर और चीजों के लिए भी। और इसीलिए आप देखोगे कि जो यहाँ पे ठीक ठाक जोत के किसान हैं, गन्ना उगाते हैं, तो एक एश्योर्ड रिटर्न वाली बात आती है। अब जो सरकारी चीनी मिले हैं, इसमें से जो अपेक्षाकृत नई बनी है, वहां तो सिस्टम बड़ा अच्छा है। जैसे एक यही बागपत में ही रवाड़ा या कहाँ की मिल है, उसका बड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा है क्योंकि सब मशीनरी नई है ना, अच्छे से रन हो रहा। अब पुरानी मिलें इतनी जर्जर हो गई हैं, या तो सरकार उनमें बड़े पैमाने पर निवेश करे, प्राइवेट का अपना एक अलग हिसाब किताब रहता है।
मुझे ऐसा लगता है निखिल कि फॉर वंस एंड ऑल अगर ये गन्ने की पहेली को सुलझाना है तो आपको मिलों को बहुत प्रोफेशनली रन करना होगा। हालांकि इस सरकार ने एक कोऑपरेटिव के थ्रू इनको फंडिंग भी दी है, एक जिसको हम सॉफ्ट लोन कहते हैं, कहीं पे 300 करोड़ कहीं पे 500 करोड़, पर बात इंटेंट की हो जाती है अंततः। एक चीज इसी से मुझे और समझ में आई जब ये बातचीत हो रही थी कि सरकार के पास, किसी भी राज्य की सरकार हो, और ये मैं चाहता हूं कि अभिषेक जी ये अलग से भी वीडियो डालें, है ना। मैं अपने पेशे के चलते निखिल बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करता हूँ, आईएएस से, आईपीएस से, सब लगभग सभी राज्यों में बात होती रहती है ऐसे कि कैसा चल रहा है क्या है। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार तसल्ली से बैठ के इन प्रशासनिक अधिकारियों का सीवी पढ़ना चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट बनने से पहले क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे। अगर कोई एमबीए की पढ़ाई करके आया है ना, तो आप उसको उस तरह के कामों में प्रमुखता से लीजिए। मतलब क्यों जरूरत पड़े सरकार को कि बार बार वो किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जाएं। आपके अपने ब्यूरोक्रेट हैं, वो आपके सिस्टम को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन भर नहीं है, एक तो आप उनकी बैकग्राउंड चेक करिए, है ना। कितने आईआईटी की और तमाम संस्थानों के पढ़े हुए, सीएस के पढ़े हुए लोग होंगे जो आपके ई गवर्नेंस को अगले लेवल पर ले जाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वर ट्रेन टू डू एंड दिस इज व्हाट दे वर डूइंग बिफोर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज, है ना। तो उनकी उनको वो एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल बैकिंग दी जाए। मतलब मैं आई रियली इमेजिन कि एक जिले में एक अधिकारी जाए एंड ही और शी शुड वर्क लाइक अ सीईओ, कि भाई ये बजट है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। इनोवेशन को सरकार सराहे, एक तो अपने अधिकारियों की शक्ति पहचाने, दूसरा इनोवेशन को सराहे। सिस्टम पूरा ऐसा बना दिया गया है कि आप कोई बहुत नई बात करो ना तो तुरंत नियमों कानूनों का हवाला देकर या जो एक एस्टैब्लिश चीज है उसका हवाला देकर उसको थोड़ा सा उतना वरीयता नहीं दी जाती है। तो गन्ने के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको अच्छे से बहुत प्रोफेशनली रन किया जाए, है ना, और फॉर वंस एंड ऑल कुछ चीजों के फुल प्रूफ सॉल्यूशन दिए जाएं तो ये हो सकता है। लेकिन लॉन्गर रन में चूंकि ये बहुत पॉलिटिकल मसला है, तो आप सिर्फ सुझाव की शक्ल में ये कह सकते हो कि जी गन्ने की जगह दूसरी फसल भी उगाई है। लेकिन आपको पता है डोमिनेंट पेजेंट कास्ट हैं जो दशकों से ये चीज कर रही हैं। एक मसला जो सामने आया, लोकदल के लोगों ने ही बताया और फिर मैंने तस्दीक की, जेन्युइन भी था, वो नहरों की सफाई का मसला है ना। काफी समय से नहरों की ठीक से सफाई नहीं हुई है, तो सिल्ट और उसकी जो नालियां निकलती हैं वो सब चीजें, तो वो एक मसला है। बाकी चूंकि चौधरी अजीत सिंह का देहांत हो चुका है तो वो एक इमोशनल मसला रहेगा। कश्यप समाज की मैं बात करूं तो उनके लिए रिजर्वेशन बहुत बड़ा मसला है। मतलब वो बीजेपी के काफी डेडिकेटेड वोटर माने जाते हैं, लेकिन एक उनमें वो दिखा कि नहीं साहब हमको एससी दर्जा नहीं मिल रहा है तो वो मिलना जरूरी है, तो वो नाराजगी दिखी। हालांकि होता क्या है कि कई बार आपको नाराजगी अलग अलग दिखती है लेकिन वो वहां तक पोलिंग डे तक किस शक्ल में पहुंचती है, तो ये चीजें नजर आई। बाकी देखिए परंपरागत रूप से वेस्टर्न यूपी दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी की वजह से और सब वजहों से एक आपको जैसे धन धान्य पूर्ण लगता है या समृद्ध दिखता है। जैसे में आप जाएंगे तो आपको पेवर ब्लॉक दिखेंगे, नाली दिखेगी, तो उसी लेवल पे दिखता है। लेकिन क्या वो समृद्धि गांव के हर टोले तक पहुंची हुई है? माय आंसर, हाँ, मैंने ये लिख के सवाल आपके लिए रखा हुआ था सौरभ की पब्लिक, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं और यूपी क्या पूरे देश का ही सत्य है जाति। तो पब्लिक डिलीवरी योगी आदित्यनाथ सरकार में इन 4.5 सालों में जब तक आप वहां पे गए हैं कवर करने के लिए, आप अपने आंख से क्या देख पा रहे हैं कि जो पब्लिक डिलीवरी कैसे फिल्टर हुई है कास्ट से? तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो देख पा रहे हैं उसको प्लीज एक बार हमें बताइए। जैसे मैंने वो गोलबंदी की बात कही, तो देखिए ये ध्रुव सत्य है। मैं अपने जो राजनीतिक विज्ञान के नौजवान साथी हैं, आप एक किसी भी रैंडम एक गांव में जहां पे मिक्स आबादी हो चले जाइए, खड़ंजा आरसीसी स्कूल कहां बना है, सामुदायिक भवन कहां बना है, प्राथमिक चिकित्सालय कहां बना है, सिर्फ आप लोकेशन देख लीजिए। हैंडपंप कहां कहां है, लाइटें कहां कहां लगी हुई है, उससे आपको गांव की एक सोशल हायरार्की समझ में आ जाएगी कि
पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानी कहाँ रही कहाँ, और ये मैं दूसरों गांव क्या कहूँ, मैं अपने गांव की भी, मेरे गांव का भी यही हाल है। आप गांव में घुसते हैं तो घुसते ही बाएं हाथ पे आप अगर जाएंगे तो कुछ मुस्लिम परिवार हैं, उसके बाद कुछ ब्राह्मणों परिवार हैं, उसके बाद फिर दलितों का मोहल्ला शुरू होता है। तो वहां पे आप नाली खड़ंजे की व्यवस्था देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रहा है ना। और दाएं जैसी आप जाओगे तो वहीं पे स्कूल है और सारी चीजें हैं, तो वैसा समझ। जबकि मेरा गांव मैं कहूँ ईमानदारी से बहुत विकसित गांव नहीं है ना। एक तो उसकी आबादी की भी वजह है, छोटी पोलिंग वाला मामला है। जब आपकी पोलिंग ही 1,500-2,000 तो की, फिर तो ध्यान कम जाता है। ध्यान कम जाता है, वो वाला मामला है। तो ये एक देखने की चीज है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का डिवीजन होता है। और हर जगह मैंने ये देखा है निखिल कि जो डोमिनेंट कास्ट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आती हो चाहे ओबीसी से आती हो, तर्क उनके वही सेम होते हैं जी। अरे साहब अब तो वैसा जमाना नहीं रहा, हम तो खटिया पे बिठा लेते हैं। तो आपको एकदम सुन के लगे यार ये तो बहुत ही ब्राह्मणिकल अप्रोच है ना, कि अब हम कर लेते हैं। पता आपके करने की चीज नहीं है, ये तो एक नागरिक के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार दिए हैं। पर अगेन वो एक अधिकार दिए हैं, लेकिन जमीन पे वो कैसे आते हैं तो वो एक मसला रहता है जिसको हम लोग करीब से देख रहे हैं। और वेस्टर्न यूपी अपने स्ट्रक्चर में पर्याप्त फ्यूडल भी है। तो जो डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट है वो फ्यूडल स्ट्रक्चर उनको जब तक सूट कर रहा है ठीक है, और जब अड़ी हो जाती है, और ऐसा, और ये बदलता जाता है। कहीं पे गुजर हैं, कहीं पे जाट हैं, कहीं पे त्यागी हैं। जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग है वहां उनके अंदर भी वो हायरार्की आ जाती है कि वो बुनकरों को वैसे नहीं देखेंगे, उसमें फिर वो पठान और वो सब चीजें आ जाती हैं, गुजर मुस्लिम मुले जाट वो सब चीजें आ जाती है। तो सब मतलब आप यूं समझिए कि हर जाति ने उपजातियां, और उसमें भी जी जब जाति के अंदर भी, जैसे मैं त्यागी जी लोग थे उनके यहाँ बैठा हुआ था, भोजन वगैरह किया, बातचीत हुई, मित्र थे, तो वो बताने लगे जी त्यागियों में भी दो त्यागी होते हैं, और दसे बिसे उन्होंने एक डिफरेंस समझाया। ऐसे जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे तो यादव भी कौन कौन से होते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन। मतलब ये गजब है हिंदुस्तान में। और एक चीज जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि हिंदुस्तान में हर जाति अपने से नीचे एक जाति खोज लेती है, तो वो चीज भी बहुत नए सिरे से दिख रही है। एक और चीज इस बातचीत की शुरुआत में आप कह रहे थे सौरभ की ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये एग्जैक्टली उस तरह से प्ले आउट होगा कि मुस्लिम प्लस जाट गोलबंदी होती है, तो है ना। अभी वो अगर और मगर में चल रहा है मामला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो समाज के बाकी घटक हैं, क्या किसी दूसरी सूरत में वहां एक पोलराइजेशन हो सकता है जो इसको डिफीट कर जाए, या फिर न्यूमेरिक स्ट्रेंथ में यही चीज सबसे प्रभावी है वेस्ट यूपी के संदर्भ में जितना आप अभी देख रहे हैं? देखिए कास्ट एक बड़ी सच्चाई है, पर क्या कास्ट इकलौती सच्चाई है? आई डिसएग्री विद दैट। मतलब कई लोग ऐसे बोल देते हैं लापरवाही में, नहीं जी बिरादरी के अलावा भी जैसे जो बहुत ही जिसको कहा जाए न्यूमेरिकली जो छोटी संख्या में है, उनकी गोलबंदियों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। उसकी, और क्यों नहीं जाता है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। जैसे कई साथियों ने कहा कि साहब आप कवरेज कर रहे हैं, इसमें महिलाएं लड़कियां तो दिखी नहीं रही। जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको पता है कि गांव में एक रिपोर्टर बाहर से आए और वो चाहे कि जी मैं महिलाओं और लड़कियों से बात करना चाहूंगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अनटिल अनलेस आप गांव में किसी को बहुत अच्छे से जानते हो और उन्होंने ही जमावड़ा कर दिया, या आप रेंडमली बस्तियों में पहुंच गए हो जहां पे पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। और उसमें भी मैं कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो बहुत साधन संपन्न है, ठीक है, वहां पे बातचीत की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रक्चर जो कृषक कार्य से लगी हुई महिलाएं हैं या जो सामाजिक समूह है, वहां पे फिर भी आप जाके बात कर सकते हो। वो मर्जाद का ऐसा ही चलता है। तो हम कोशिश भी करेंगे कि शहरी इलाकों में जहाँ पे लड़कियां ज्यादा वोकल हैं और आप नोटिस कर सकते हैं कि अच्छा इस स्कूल में कॉलेज में यहाँ पर है, तो वहां जाकर बात करें या बाजारों में जाके बात करें। तो एक तो ये वाला मसला है, सोशल अलाइनमेंट का मसला है ही, और वो अभी चर्निंग चल रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक समाज का उदाहरण दिया, अभी सैनी समाज है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स में किसी का 5%, किसी का 12% वैसा है। और विधानसभा टू विधानसभा वो इक्वेशन चेंज भी होती है। तो वो सब चीजें रहेंगी, टिकट वितरण पर भी चीजें निर्भर करेंगी, लेकिन एक मोमेंटम तो बिल्ड हो रहा है। और गन्ना किसान या गन्ना बिजली, अब जैसे बिजली की उपलब्धता पे एक नई चीज देखने को मिली कि जी बिजली से बड़े परेशान है। कुछ लोग बोले क्यों परेशान है भाई? बोले जी बिल बहुत आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा और बिजली? बोले जी बिजली भी बहुत आती है।
तो बोले पहले 6 घंटे आती थी, अब 18 घंटे आती। तो मैंने कहा ये तो बड़ा सीधा हिसाब है, जब ज्यादा बिजली आएगी ज्यादा बिल। बोले जी महंगी बहुत है। तो ऐसे बिजली को लेकर भी है, रोजगार को लेके। एक चीज निखिल और दिखिए, दिस विल बी माय लास्ट रिमार्क फॉर टुडेज एपिसोड। गांव के गरीबों को इस चीज का बड़ा कष्ट है कि ये जो 1.5-2 साल से स्कूल बंद है, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मुझे एक राजपाल जी मिले, उन्होंने उदाहरण दिया, बोले कि यार कंचे खेलता है पूरे दिन, और घर में जो घी का पीपा रखा था एक, सब खा के बराबर कर दिया, तो वजन दुगना हो गया है। तो ये हमें अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग समूहों में ये बात आई, और इससे गरीब आदमी बहुत परेशान है। लेकिन इसमें एक और भी, इस चीज से वो तब भी संतुष्ट था कि हमें कुछ अनाज मिल रहा है, तो भूखों नहीं मरे। तो ऐसे बहुत सारे बयान हैं जमीन के जो सुन रहे हैं। ठीक है, जमीन के ऐसे ही बयान आप पढ़ते रहिए और हमें बताते रहिए, हम फॉलो कर रहे हैं क्या हाल है यूपी को, ललन टॉप यूपी के चैनल पे भी, और जो हमारा मेन चैनल है, और ललन टॉप के तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही।